सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे टॉमस हार्डी को। चाहो तो आप इसे टॉमस हार्डी, मन करे तो आप इसे थॉमस हार्डी, जो तुम्हारा मन करे वो तुम इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। ठीक है। फिलहाल हम लोगों ने पीजीटी के जितने भी हमारे राइटर हैं उन सभी को हम उनकी बायोग्राफी को रिकॉर्ड करके डाल चुके हैं। एक ही राइटर बचे थे, ये लास्ट राइटर हैं हमारे टॉमस हार्डी, इनको भी रिकॉर्ड करके मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर हम टॉमस हार्डी को पढ़ते हैं, टॉमस हार्डी को, तो इनके बारे में एक चीज विशेष ध्यान बनाए रखना है साथियों कि इनको क्या कहा जाता है। इनको ग्रेट रीजनल नॉवलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। किसको? टॉमस हार्डी को। टॉमस हार्डी को ग्रेट रीजनल नॉवलिस्ट भी बोला जाता है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं जरा समझिएगा। आज की वीडियो में हम आपको टॉमस हार्डी की फुल बायोग्राफी बताएंगे बेहतरीन तरीके से। साथ ही साथ इनके द्वारा जितनी भी वर्क्स या वर्क का मतलब होता है रचनाएं, यानी कि इनके द्वारा जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं, यानी कि वर्क्स जो भी हैं इम्पॉर्टेंट, चाहे इनके नॉवेल हों, चाहे इनकी पोएम्स हों, चाहे इनके ड्रामा हो। ड्रामा तो बहुत ज़्यादा इन्होंने नहीं लिखे, शायद एक ही लिखा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जितना भी है इम्पॉर्टेंट पोर्शन वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और वो भी सब कुछ एकदम हिंदी में बताएंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे इनके एग्जाम फैक्ट। अगर मैं बात कर लूँ टॉमस हार्डी की, तो टॉमस हार्डी का जो जन्म हुआ था, इनका बर्थ हुआ था, वो कब हुआ था? 1840 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो 1928 यानी कि 1928 में इनकी मृत्यु हो गई टॉमस हार्डी की। लगभग अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो 87 साल तक लगभग ये जीवित रहे। कौन? टॉमस हार्डी। इतना क्लियर हो गया। तो चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। और बेसिक जानकारी क्या क्या है जरा समझिएगा। देखो, ये तो मैं बता ही चुका हूं बेसिक जानकारी में कि ये क्या थे, एक रीजनल, ग्रेट रीजनल नॉवलिस्ट इनको कहा जाता है। तो ये बात विशेष ध्यान रखना भाई, यहां से क्वेश्चन बनता है तो जहां से दोस्तों क्वेश्चन बनता है ना, वो चीज आपको जरूर ध्यान बनाए रखना है। दूसरी चीज ये नॉर्मल है, सबको पता होता है जब भी हम बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे। टॉमस हार्डी का जो जन्म हुआ था वो 2 जून 1840 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? स्टिनफोर्ड। कहाँ हुआ था? स्टिनफोर्ड, डॉरसेट, इंग्लैंड में। इंग्लैंड के डॉरसेट, ठीक है, के स्टिनफोर्ड में 1840 में इनका जन्म हुआ। तो एक बार को बोल दो, टॉमस हार्डी का जन्म 2 जून 1840 को स्टिनफोर्ड, डॉरसेट, इंग्लैंड में हुआ। इतना क्लियर है भाई। अब दूसरा, अगर हम इनकी डेथ की बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु देखो कब हुई है? 11 जनवरी को। कब हुई इनकी मृत्यु? 11 जनवरी 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई थी टॉमस हार्डी की, उस समय ये 87 साल के थे। डॉरचेस्टर के डॉरसेट, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई? डॉरचेस्टर के डॉरसेट, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई। लास्ट तक हम इनके एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे इसका और थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। यानी कि जन्म की बात कर ली हमने, मृत्यु की बात कर ली। अब हम इनके पेरेंट्स में बात करें तो इनके पिता का भी नाम यही था जो इनका था। इनका नाम टॉमस हार्डी था तो इनके पिता का भी नाम टॉमस हार्डी था। अच्छा, जब दोनों लोगों का नाम एक ही होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जूनियर और सीनियर ऐड कर लेते हैं। जैसे टॉमस हार्डी जूनियर हो जाएंगे और उनके पिता कौन हो जाएंगे? सीनियर हो जाएंगे। और इनकी माता का नाम क्या था? जेमिमा। तो अगर हम बात करें पेरेंट्स में तो टॉमस हार्डी इनके पिता यानी कि ये सीनियर, और इनकी माता कौन थी? जेमिमा। कभी कभी हमारे एग्जाम में पीजीटी में ये भी पूछ लिया जाता है कि इनके जो पिता टॉमस हार्डी थे उनका प्रोफेशन क्या था और उनकी माता जो जेमिमा थी उनका। तो थोड़ा सा उनके बारे में समझ लीजिएगा कि उनके जो फादर यानी कि पिता जिनका नाम टॉमस हार्डी था, ठीक है, सीनियर, वो क्या थे? बाज आ स्टोन मेसन। स्टोन मेसन का मतलब होता है राजमिस्त्री। राजमिस्त्री या स्टोन, पत्थर तोड़ने वाले, आप कुछ भी समझ लीजिएगा। तो ये एक राजमिस्त्री थे। कौन थे? राजमिस्त्री। कौन थे? राजमिस्त्री थे।
ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या थे, लोकल वर्ल्डर्स थे। यानी कि अगर आपको टॉमस हार्डी के बारे में पूछा जाए, यानी कि इनके पिता के बारे में पूछा जाए, तो इनके पिता एक राजमिस्त्री थे और एक लोकल बिल्डर थे। साथ ही साथ इनकी माता जी थीं जिनका नाम क्या था, जेमिमा था। क्या नाम था, जिनका नाम जेमिमा था। यानी कि जेमिमा वो कौन थी, वो एक वेल एजुकेटेड लेडी थी, यानी कि एक बहुत अच्छी शिक्षित महिला थी। ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान बनाए रखना है, एजुकेशन, कि ये जो हमारे टॉमस हार्डी थे, टॉमस हार्डी का शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, इन्होंने कहाँ एजुकेशन प्राप्त की, तो इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो किंग्स कॉलेज लंदन में हुई थी। कहाँ, किंग्स कॉलेज लंदन में। और अगर हम इनके शादी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, मैरिज की बात करते हैं, तो इनकी दो शादियां हुई थीं। पहली शादी इनकी 1874 में हुई। जब 1874 में इनकी शादी हुई और शादी के बाद इनकी जो पत्नी हैं, ठीक है, जिनसे इनकी शादी हुई थी, उनका नाम भी हम यहाँ पर मेंशन किए हैं, देख लीजिएगा। नाम था एमा लेविनिया गिफोर्ड। क्या पढ़ोगे, गिफोर्ड, GIFFORD, गिफोर्ड। एमा लेविनिया गिफोर्ड से इनकी 1874 में शादी हुई। और जब एमा लेविनिया गिफोर्ड की मृत्यु 1912 में हो जाती है, तो इनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद ये अपनी ही सेक्रेटरी, जिनका नाम होता है फ्लोरेंस डगडेल। क्या नाम होता है भाई, एक बार बोल दीजिए, फ्लोरेंस डगडेल। तो जो फ्लोरेंस डगडेल होती हैं, उनसे ये शादी कर लेते हैं 1914 में। और यही वो डेट है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। यानी कि 1914 में ही फ्लोरेंस डगडेल से ये शादी कर लेते हैं, कौन, टॉमस हार्डी। और ये शादी जो है इनकी मृत्यु पर्यंत चलती है, यानी कि जब तक चलती है जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती। किसकी, टॉमस हार्डी की, क्योंकि टॉमस हार्डी की मृत्यु हो जाती है 1928 में। एक चीज और यहां पर आपको ध्यान बनाए रखना है, ये जो फ्लोरेंस डगडेल थी वो इनसे बहुत जूनियर थी, लगभग 40 साल छोटी थी। कितनी साल, 40 साल। तो 40 साल छोटी लड़की से टॉमस हार्डी क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। बात इतनी समझ में आ गई। चलो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करते हैं कि भाई ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में ध्यान रखिएगा, इनको ग्रेट विक्टोरियन पोइट और नॉवलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैंने बताया, ग्रेट विक्टोरियन पोइट एंड नॉवलिस्ट बोला जाता है। किसको, टॉमस हार्डी को। तो लास्ट एक ध्यान बनाए रखना, ये शब्द जरूर ध्यान बनाए रखना, लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट एंड नॉवलिस्ट किसको कहा जाता है, टॉमस हार्डी को। इसके बाद इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, तो अवार्ड के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें तो इनको देखो अवार्ड कौन कौन से मिले। तो एक ही अवार्ड आपको ध्यान बनाए रखना, ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको कब दिया गया। टॉमस हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से कब नवाजा गया, तो टॉमस हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1910 में नवाजा गया था। कब दिया गया था, 1910 में। अगला एक चीज और कि ऑनरेरी डिग्री इनको कई सारी यूनिवर्सिटीज से दी गई थी। तो वो कौन कौन सी हमारी यूनिवर्सिटीज थी जिनसे इनको ऑनरेरी डिग्री दी गई। जरा यहां पर देख लो, ऑनरेरी यूनिवर्सिटी डिग्रीज इनको जो प्राप्त हुई थी वो कहां से, एबरडीन यूनिवर्सिटी। क्या बोला हमने, एबरडीन यूनिवर्सिटी। दूसरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और तीसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटी ETC एटसेट्रा, फिलहाल हमने यहाँ पर तीन ही यूनिवर्सिटीज को जिक्र किया है, ठीक है। तो एटसेट्रा और भी हो सकती है, लेकिन इन तीन यूनिवर्सिटीज से इनको ऑनरेरी डिग्री दी गई थी। तो आपको इनके अवार्ड के बारे में, इनको सम्मानित कहाँ कहाँ से किया गया, इसके बारे में जानकारी हो गई। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी जरा समझते चलिएगा कि इनके बारे में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहली चीज तो ये ध्यान बनाए रखो कि जो टॉमस हार्डी थे, टॉमस हार्डी ने अपने खुद के नॉवेल्स को, जो बेसेक्स नॉवेल लिखे थे, उनके खुद के नॉवेल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अच्छा, उन तीनों कैटेगरीज के नाम भी इन्होंने दिए थे। साथ ही साथ टॉमस हार्डी ने अपने खुद के नॉवेल्स को तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, साथ ही साथ एक राइटर और थे, ठीक है, जिनका नाम था AC रिकेट्स। इन्होंने भी इनके नॉवेल्स को कैटेगराइज किया, वर्गीकृत किया। और किस किस चीज़ों में क्लासिफाइड किया, जरा देखो। टॉमस हार्डी ने क्लासिफाइड किया अपने ही बेसेक्स नॉवेल्स को, जितने भी इन्होंने इंपॉर्टेंट नॉवेल लिखे, वो किस नाम से, देखो क्या नाम दिया उनका। सबसे पहला जो था वो नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट,
क्या बताया हमने, नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट। दूसरा जो क्लासिफिकेशन दिया उसका नाम था, इसके अंतर्गत बहुत सारे इनके नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, तो बताएंगे आगे चल करके जब वीडियो को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो हम खाली थोड़ा बेस बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। दूसरा था रोमांसेस एंड फैंटेसीज। पहला क्या था, नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट, दूसरा रोमांसेस एंड फैंटेसीज, और तीसरा अगर हम बात करें तो नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट। क्या था, नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी एंड एक्सपेरिमेंट। अच्छा, एसी रिकेट्स जो थे हमारे, उन्होंने जो है हार्डी के नॉवेल्स को क्लासिफाइड किया। कितने भागों में क्लासिफाइड किया, इनका भी समझ लो। इन्होंने पास्टोरल ट्रेजेडीज, पास्टोरल कॉमेडीज, ठीक है, पास्टोरल रोमांसेस एंड पास्टोरल एक्स्ट्रा बैगिंस, ठीक है, इतने भागों में इन्होंने क्या करा, इसको डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया था, ये ध्यान बनाए रखना, ये एसी रिकेट्स थे जिन्होंने इसको डिवाइड किया। ओके, यानी कि अगर हम इसमें बाकी सबकी चीजें क्या है, पास्टोरल ट्रेजेडीज, पास्टोरल कॉमेडीज, रोमांसेस, पास्टोरल, और इसका मतलब होता है, अगर हम तुमसे बात करें, बहुत छोटी सी बात होता है, जैसे देहाती नाटक नहीं होते हैं, तो इसको आप नाटक कहिएगा। इसका मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा बैगेंस का मतलब होता है नाटक, ठीक है, क्या बोलोगे, नाटक। तो इसका मीनिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। तो चलो अब हम लोग आगे दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अब अगला थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो टॉमस हार्डी थे वो फेल इल, वो भैया बीमार पड़ गए। कौन, क्या बीमारी लगी थी, प्लेरजी की बीमारी हो गई थी। क्या बीमारी हो गई थी, प्लेरजी, इन दिसंबर 1927 में। यानी कि ये दिसंबर 1927 में भयंकर तरीके से बीमार पड़ गए, और इसके बाद बीमारी से ये नहीं उबर पाए, और नेक्स्ट ईयर डाइड इन जनवरी, और जनवरी 1928 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी, टॉमस हार्डी की। तो टॉमस हार्डी को कौन सी बीमारी, प्लेरजी नामक बीमारी हुई थी। कौन सी बीमारी, प्लेरजी नामक बीमारी हुई थी। साथ ही साथ ये कब, 1927 में ये बीमार पड़े थे, और दिसंबर 1927 में, और जनवरी यानी कि उसके एक महीने बाद लगभग मान करके चलिएगा 1928 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फोर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है कि हार्डीज, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनको दफनाने की बात आई, इनके फ्यूनरल की बात आई, अंतिम संस्कार की बात आई। तो जब हार्डी के अंतिम संस्कार, फ्यूनरल बिकेम बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद, बहुत विवाद हुआ उस पर। क्या विवाद हुआ, समझो। बेन मीन्स जब हिज एग्जीक्यूटर, इनके एक एग्जीक्यूटर थे, निष्पादक थे, जिनका नाम था सर सिडनी कार्लाइल कॉकरेल। क्या नाम था, मैं ये अंडरलाइन कर देता हूँ डिफरेंट कलर से, देखिएगा क्या नाम था इनका, सर सिडनी कार्लाइल कॉकरेल। बाद इंसिस्टिंग, इन्होंने जोर दिया, किस बात पर जोर दिया, फॉर दी ब्यूरियल, की दफनाया जाए इनकी बॉडी को। कहाँ दफनाया जाए, बोले इन दी एबे पोइट्स कॉर्नर में। कहाँ, एबी पोइट्स कॉर्नर में इनको दफनाया जाए। तो इनके जो दोस्त थे सर सिडनी कार्लाइल कॉकरेल, उन्होंने ये जोर दिया कि टॉमस हार्डी की बॉडी को कहाँ फ्यूनरल किया जाए, बोले द एबी पोइट्स कॉर्नर में। और जबकि दूसरी तरफ हिज फैमिली, उनका जो परिवार और उनके जो दोस्त थे, उनकी इच्छा थी कि उनको दफनाया जाए, टू बी बरीड, उनको दफन किया जाए एट स्टेन्सफोर्ड। कहाँ, स्टेन्सफोर्ड में दफन किया जाए। कहाँ दफन किया जाए, स्टेन्सफोर्ड में। इन दी सेम ग्रेव, और उसी ग्रेव में जिसमें उनकी पहली पत्नी, किसकी पहली पत्नी, हार्डी की पहली पत्नी एमा को दफन किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो फ्यूनरल था वो कंट्रोवर्शियल हो गया। हम लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे फिर इस ये जो विवादास्पद कहानी थी उसका सलूशन क्या निकला, बिल्कुल लास्ट के वीडियो में बताएंगे हम आपको ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलो अब अगली स्लाइड पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है इनके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है दोस्तों, अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो हार्डीज रिलीजियस बिलीफ जो था वो मिक्सर था। यानी कि इनका जो रिलीजियस बिलीफ था वो कैसा था भाई, मिक्सर था। कैसे मिक्सर था, ओके, एग्नोस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, ध्यान बनाए रखिएगा,
एग्नोस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद, और इन दोनों का क्या था, इनका मिक्सर बिलीफ था, ये इनका रिलीजियस। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि हार्डी का जो रिलीजियस बिलीफ था, तो आप इनका मिक्सर रिलीजियस बिलीफ बताइएगा किस किस भी के बारे में। एग्नोस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, ये दोनों में विश्वास करते थे। हार्डीज बिगेन हिज करियर, हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत राइटिंग पोइट्री, हम पहले भी बता चुके हैं कि वैसे तो जाना इनको किस लिए जाता है, उपन्यास के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास दिए और उपन्यासों ने ही इनकी क्या जो है पूरी की पूरी बेहतर तरीके से पहचान बनाई थी। लेकिन इन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत की वो एज अ पोइट की और पोइट्री को लिख करके की। ठीक है, हार्डी इज कॉल्ड, हार्डी के नॉब को क्या कहा जाता है, नॉबलिस्ट कहा जाता है। कहाँ का, द वेसेक्स रीजन का। ये पूछा जाता है कि वेसेक्स रीजन का नॉबलिस्ट किसको कहा जाता है, तो आपको नाम लेना हार्डी को। हार्डी, टॉमस हार्डी इज नोन एज, इनको जाना जाता है लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट एंड नॉबलिस्ट के रूप में। पहले भी ऊपर भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इनको जो है लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट और नॉबलिस्ट के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, चर्चा करें एक और पॉइंट की कि जो हार्डी थे उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट कब दिया गया था, तो ये भी हम बता चुके हैं आपको। 1910 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। कब दिया गया था, 1910 में। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ये 2-3 पॉइंट 10, 11 और 12 नंबर का पॉइंट ज़रा प्यार से समझना। दी फर्स्ट नॉवलिस्ट दी फर्स्ट नॉवेल, इनका पहला नॉवेल किसका, टॉमस हार्डी का पहला नॉवेल कौन सा था, उसका नाम ध्यान बनाए रखना। इनका पहला नॉवेल था द पुअर मैन एंड द लेडी, लेकिन अनपब्लिश्ड रहा। लिखा जरूर इन्होंने, लेकिन उसको अपने जीवन काल में कभी भी पब्लिश नहीं करवाया। तो ध्यान बनाए रखना, इनका अनपब्लिश्ड नॉवेल कौन सा था, वो द पुअर मैन एंड द लेडी था। ठीक है, बाद में इसके ओरिजिनल कृति को भी शायद डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन फिलहाल अपने जीवन काल में टॉमस हार्डी ने इस नॉवेल को कभी भी पब्लिश नहीं करवाया, ये हमेशा अनपब्लिश रहा। यही इनका पहला नॉवेल था। दूसरा, डिस्परेट रेमेडीज की अगर हम बात करें तो ये तो अनपब्लिश नॉवेल है। देखो ध्यान से समझना, द पुअर मैन एंड द लेडी इनका अनपब्लिश है, लेकिन जो डिस्परेट रेमेडीज है टॉमस हार्डी का, डिस्परेट रेमेडीज, ये इनका पहला पब्लिश्ड नॉवेल है। कैसा है, पब्लिश्ड नॉवेल है, बट अनॉनिमसली। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अनॉनिमसली यानी कि गुमनाम तरीके से इसको पब्लिश करवाया था, इसमें अपना नाम नहीं दिया। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, डिस्परेट रेमेडीज इनका पहला पब्लिश्ड नॉवेल है, लेकिन अनॉनिमसली इसको पब्लिश करवाया था, अपना नाम नहीं दिया। फिर द पेयर ऑफ ब्लू आइज, ये इनका पब्लिश्ड नॉवेल है, फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर हिज ओन नेम, और अपने खुद के नाम से जो पहला नॉवेल इन्होंने पब्लिश करवाया था उसका नाम है द पेयर ऑफ ब्लू आइज। तीनों पॉइंट में बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। पहला नॉवेल लेकिन अनपब्लिश्ड, पहला नॉवेल पब्लिश्ड है बट अपना नाम नहीं दिया, इसमें सब काम है। इनका पहला नॉवेल पब्लिश है और अपने खुद के नाम से इसको पब्लिश करवाया। ठीक है दोस्त, अब हम अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं तो टॉमस हार्डी इज नोन एज, टॉमस हार्डी को जाना जाता है द लास्ट ग्रेट विक्टोरियन, यानी कि टॉमस हार्डी को अंतिम महान विक्टोरियन के रूप में भी जाना जाता है। लास्ट ग्रेट विक्टोरियन के रूप में किसको जाना जाता है, टॉमस हार्डी को। ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर द लव ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक में वायलिन, ध्यान बनाए रखना कि उन्होंने अपने पिता से संगीत यानी कि वायलिन का प्यार मिला, और अपनी माता से यानी कि जो इनकी माँ थी उनसे इनको किताबों का प्यार मिला। फ्रॉम हिज मदर द लव ऑफ बुक्स। तो डेट मीन्स यहाँ पे हमको इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि उन्हें अपने पिता से संगीत का शौक़ मिला और अपनी माता से किताबों को पढ़ने का शौक़ मिला। फिर 1849 में इनको प्राइवेट स्कूल में भेजा गया, कहाँ, डॉरचेस्टर में, और 1856 में 1856 में ही बिकेम अप्रेंटिस। ये अप्रेंटिस का मतलब होता है किसी चीज़ को सीखना या प्रशिक्षु बन जाना। ठीक है, और वो कौन थे, टू जेम्स हिक्स, और ये जेम्स हिक्स कौन थे, एक लोकल आर्किटेक्ट थे। ठीक है, यहाँ तक पहले समझिएगा। 1849 में टॉमस हार्डी को डोरचेस्टर के एक निजी स्कूल में भेजा गया। 1856 में वह एक स्थानीय वहीं पास के एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम जेम्स हिक्स था। ठीक है, उनके अंडर में ये प्रशिक्षु बन गए। वहीं पर इन्होंने क्या स्टडीड, अध्ययन किया, लैटिन और ग्रीक भाषा का भी अध्ययन किया।
कविता लिखना शुरू किया यानी कि बिगेन राइटिंग पोइट्री। इसके बाद इंट्रोड्यूस्ड टू मॉडर्न थॉट बाय हिज फ्रेंड होरेस मॉल। यहाँ पर समझिएगा कि उनके एक मित्र थे जिनका नाम होरेस मॉल था, के द्वारा आधुनिक विचारों का परिचय दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 15 नंबर पॉइंट की, तो इन 1862 में ये लंदन चले गए। मूव्ड टू लंदन टू टेक अप मोर एडवांस आर्किटेक्चरल वर्क विद आर्थर ब्लूमफील्ड। समझने की चीज़ ये है कि 1862 में टॉमस हार्डी आर्थर ब्लूमफील्ड के साथ अधिक एडवांस्ड आर्किटेक्चरल वर्क सीखने के लिए लंदन चले गए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एट दिस टाइम उसी समय ही रोट मैनी पोइम्स, इन्होंने बहुत सारी कविताओं को लिखा, बहुत सारी पोइम्स को लिखा, बट फेल्ड टू गेट एनी पब्लिश्ड। लेकिन जितनी भी इन्होंने पोइम्स को लिखा उन सभी पोइम्स को ये पब्लिश नहीं करा सके, फेल्ड हो गए टू गेट एनी पब्लिश, कोई भी पोइम इनकी पब्लिश नहीं हुई। इसके बाद 16 नंबर पॉइंट पे क्या कहा गया है कि 1863 में 1863 में इनको अवार्ड दिया गया, एक मेडल, यानी कि ही वाज अवार्डेड अ मेडल, इनको एक मेडल दिया गया। किसके लिए दिया गया, उनका एक एसे था, एक निबंध था, और उस निबंध का नाम था द एप्लीकेशन ऑफ कलर्ड ब्रिक्स एंड टेराकोटा टू मॉडर्न आर्किटेक्चर। और ये किसके द्वारा, ये जो निबंध था, इस निबंध के लिए इनको मेडल अवार्ड किया गया था 1863 में। कौन सी संस्था के द्वारा, तो बाई के द्वारा, किसके द्वारा ये मेडल दिया गया था इनको, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, किसके द्वारा, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा इनको ये दिया गया था। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, 1863 में इनको रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा उनका निबंध एक ऐसे था जिसका नाम था द एप्लीकेशन ऑफ कलर्ड ब्रिक्स एंड टेराकोटा टू मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए इनको अवार्ड दिया गया, के लिए पदक से सम्मानित इनको किया गया। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं 17 नंबर की, तो मार्च 1865 में क्या हुआ, हार्डी का एक फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क आया था, या ये कह सकते हो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, जिसका नाम था हाउ आई बिल्ट माई हाउस। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि टॉमस हार्डी का सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी जो कि पब्लिश्ड वर्क था उसका नाम क्या था, हाउ आई बिल्ट माई हाउस। तो एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क एंड फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो कि जिसका नाम था हाउ आई बिल्ट माई हाउस, ये कब आई थी, 1865 में आई थी। और ये कौन से जर्नल में इसको पब्लिश करवाया गया था, यानी कि किस जर्नल में आई थी, तो अपीयर्ड इन चैम्बर्स जर्नल में, ठीक है, 18 मार्च को। इसके बाद 18 नंबर पॉइंट कौन सा है, इन 1868 1868 जनवरी 1868 में ही फिनिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल, इनका सबसे पहला नॉवेल फिनिश हो गया, दी पुअर मैन एंड द लेडी। देखो ध्यान से समझिएगा, 18 नंबर को जनवरी 1868 में उन्होंने अपना पहला उपन्यास जिसका नाम था दी पुअर मैन एंड द लेडी को लिख कर समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। और मैकमिलन, चैपमैन और हॉल, ये 3 नाम मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, यानी कि एंड सबमिटेड टू बोथ मैकमिलन एंड चैपमैन हॉल बट इट वाज नेवर पब्लिश, लेकिन इसको भी कभी पब्लिश नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये 1868 में इनका सबसे पहला नॉवेल आया जिसका नाम था दी पुअर मैन एंड द लेडी, इसको लिख करके तो इन्होंने समाप्त कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैकमिलन, चैपमैन और हॉल दोनों को प्रस्तुत भी किया, कई जगह इन्होंने प्रकाशित कराने की कोशिश भी की, लेकिन ये नॉवेल इनका कभी भी पब्लिश नहीं हुआ, कभी भी प्रकाशित नहीं हुआ। 19 नंबर की बात करें तो 1870 में इनकी मुलाकात होती है इनकी फ्यूचर वाइफ होने वाली पत्नी, जिनका नाम था एमा लवीनिया गिफोर्ड। क्या नाम था, एमा लवीनिया गिफोर्ड नाम था, ठीक है। 1870 ये मुलाकात कब की है, ध्यान बनाए रखिएगा, 1870 1870 में वह अपनी होने वाली पत्नी जिनका नाम एमा लवीनिया गिफोर्ड, इनसे इनकी मुलाकात होती है। और आगे देखते हैं, इस तरीके से 1870 के बाद 1874 में ही एग्रीड टू हैव डेस्टिनी एंड ब्लू क्लॉक। मार्च 1800, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर रह जाता है, एक पॉइंट मैं ओरली ऐसे ही बता देता हूँ कि मार्च 1871 में टॉमस हार्डी ने एक सिडोनिम यानी कि गुमनाम रूप से
एक विलियम टिंसले के साथ में 3 खंडों में एक सनसनीखेज बहुत उपन्यास प्रकाशित किया था जिसका नाम था डिस्परेट रेमेडीज। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्परेट रेमेडीज, ध्यान बनाए रखना। 1871 में आया था, जिसको इन्होंने अनोनिमसली जो है पब्लिश करवाया था, और ये 3 पार्ट्स में था, 3 खंड थे उसके, ठीक है। अब अगला 1874 की बात करते हैं, जिसका पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। 1874 में ही एग्री टू हैव डेस्टिनी अ ब्लू क्लॉक पब्लिश हुआ था इन न्यूयॉर्क टाइम में, ठीक है। तो 1874 में इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में प्रकाशित किया कौन सा, डेस्टिनी एंड अ ब्लू क्लॉक, ठीक है। इसको प्रकाशित करने के लिए सहमत हो गए, प्रकाशित भी हुआ, और उसी साल ही मैरिड, टॉमस हार्डी ने शादी कर ली थी एमा गिफोर्ड से 17 सितंबर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्होंने अपनी पत्नी एमा गिफोर्ड से कब शादी की, तो आपको नाम लेना है 17 सितंबर 1874 को। कब? 17 सितंबर 1874 को इनकी शादी हो गई थी एमा गिफोर्ड से। 21 नंबर, अब हम 21 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। जुलाई 1875 में हार्डी की एक और वर्क आया था जिसका नाम था दी हैंड ऑफ एथलबर्टा। क्या नाम था? दी हैंड ऑफ एथलबर्टा। इसको सीरियल से पब्लिश करवाया गया था, और सीरियल से जब इसको पब्लिश करवाया गया था तो कौन सी मैगजीन में? उस मैगजीन का नाम था द कॉर्नहिल मैगजीन। कितने सीरियल टोटल आए थे इसके? 11 सीरियल, यानी कि 11 सीरियल, और इसको चित्रित किया था, इलस्ट्रेटेड किया था जॉर्ज डू मॉरियर ने। यानी कि एक लाइन में अगर हम बोलें तो जुलाई 1875 में टॉमस हार्डी की द हैंड ऑफ एथलबर्टा को कॉर्नहिल मैगजीन में सीरियल से 11 सीरियल में इसको पब्लिश करवाया गया था, प्रकाशित करवाया गया था, जिसे जॉर्ज डू मॉरियर ने चित्रित किया, ठीक है, इलस्ट्रेटेड किया था इसमें। नेक्स्ट 22 नंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जुलाई 1875 में तो ये सीरियल के फॉर्म में था, लेकिन अप्रैल 1876 में हार्डी का यही वर्क द हैंड ऑफ एथलबर्टा इसको एक बुक के रूप में पब्लिश करवाया गया था, यानी कि पूरे वॉल्यूम फॉर्म में इसको पब्लिश करवाया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द हैंड ऑफ एथलबर्टा, जो कि 11 सीरियल थे इसके, और उन 11 सीरियल को एक बुक के रूप में, एक बुक के फॉर्म में, एक वॉल्यूम के फॉर्म में कब पब्लिश करवाया गया, तो आपको नाम बताना है अप्रैल 1876 को। नेक्स्ट 1877 में क्या हुआ कि हार्डी की द थीव्स हु कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग पब्लिश हुई। 1877 में टॉमस हार्डी का एक और वर्क आया था जिसका नाम था द थीव्स हु कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग। इसको पब्लिश करवाया गया था कब? आ चिल्ड्रंस एनुअल पर, यानी कि अप्रैल 1877 में हार्डी की द थीव्स हु कुड नॉट हेल्प स्नीजिंग को चिल्ड्रंस एनुअल पर पब्लिश करवाया गया। नेक्स्ट, इसी में जब ये स्टर्न मिस्टर न्यूटन में रह रहे थे, जगह का नाम है व्हाइल रहते हुए लिविंग। व्हाइल लिविंग का मतलब होता है रहते हुए। कहाँ, किस जगह पर? स्टर्न मिस्टर न्यूटन नामक जगह पर रहते हुए हार्डी ने रोट लिखा। क्या लिखा? द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये इनका बहुत फेमस नॉवेल है, ठीक है, इसको लिखा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द रिटर्न ऑफ द नेटिव को जब लिखा था उस समय हार्डी कहाँ रह रहे थे, तो मिस्टर न्यूटन में रह रहे थे। ये एक जगह का नाम है, न्यूटन से किसी व्यक्ति का नाम मत समझ लीजिएगा, ठीक है, एक स्थान का नाम है। जब ये मिस्टर न्यूटन में रह रहे थे, रहते हुए हार्डी ने द रिटर्न ऑफ द नेटिव को लिखा। अगर हम 24 नंबर पॉइंट की बात करें तो जनवरी 1880 में क्या हुआ, इनका एक नॉवेल था जिसका नाम था ट्रम्पेट मेजर। क्या नाम था? ट्रम्पेट मेजर। ये बिगिन शुरू हुआ इन सीरियल की फॉर्म में, और कौन सी पत्रिका में? ये गुड वर्क्स नहीं होगा, गुड वर्क होगा, WORKS, गुड वर्क्स नामक पत्रिका में इसको छपना शुरू किया गया, यानी कि इस सीरियल से आया। और जनवरी से ये इसकी शुरुआत हुई थी, दिसंबर तक ये आती रही। सीरियल से इनका द ट्रम्पेट मेजर छपता रहा। इसके बाद इन अक्टूबर में क्या हुआ, ही वाज सीरियसली इल, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और अगले 6 महीनों के लिए। इन दिसंबर लाउडिशियन, दिसंबर में क्या हुआ, एक लाउडिशियन यानी कि बिगिन शुरू हुआ इन सीरियल से इन हार्पर की न्यू मंथली मैगजीन में, जिसकी शुरुआत दिसंबर 1880 में हुई और दिसंबर 1881 में ये समाप्त हो गया था। टोटल इसके
13 सीरियल आए थे। कितने आए थे? 13 सीरियल। तो इतनी बात समझ में आ गई। क्या समझाया हमने? ध्यान बनाए रखिएगा। जनवरी 1880 में इनका एक और नॉवेल द ट्रम्पेट मेजर की शुरुआत हुई, जिसको सीरियल से गुड वर्क्स नामक पत्रिका में छपना शुरू हो गया था, जिसको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक छपी थी और अक्टूबर में वह अगले 6 महीनों तक बीमार रहे। फिर दिसंबर में क्या हुआ कि हार्पर की न्यू मंथली मैगजीन, जो कि दिसंबर 1880 से लेकर के दिसंबर 1881 तक 13 सीरियल में इस धारावाहिक नाटक का शुरुआत हुआ था, यानी कि नॉवेल की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 25 नंबर पे अगर हम बात करें तो मई 1882 में, किसमें? मई 1882 में हार्डी का एक और नॉवेल आया था जिसका नाम था टू ऑन अ टॉवर। क्या नाम था? टू ऑन अ टॉवर। ये भी शुरू हुआ, ज़्यादातर इनके नॉवेल सीरियल से पब्लिश होते थे और ये कौन सीरियल से ये भी आया था? कौन सी पत्रिका में? अटलांटिक मंथली में, इन 8 मंथली नंबर, यानी कि ये 8 सीरियल टोटल इसके आए। दिसंबर रिलीज दी लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ टू ऑन अ टावर इन अटलांटिक मंथली। फिर 16 नंबर, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 26 नंबर का है। 1883 में 1883 में ही हैड हिज ओन विला। इन्होंने अपने स्वयं का एक विला बिल्ड किया। बिल्ड का मतलब होता है बनाया, आउटसाइड, बाहर डॉर्चेस्टर के, जिसका नाम इन्होंने रखा था मैक्स गेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना। 1883 में टॉमस हार्डी ने डॉर्चेस्टर में एक विला बनाया जिसे मैक्स गेट नाम दिया। फिर जुलाई 1892 में हिज फादर डेथ, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब पूछा जाए कि इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी, तो जुलाई 1892 में। अगला पॉइंट है हमारा ज्यूड द ऑब्सक्योर। ये जो ज्यूड द ऑब्सक्योर था ये पब्लिश हुआ था 1895 में और इट मेड विद इवन स्ट्रॉन्गर नेगेटिव आउटक्राइज। इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यानी कि बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा। किससे? फ्रॉम द विक्टोरियन पब्लिक से। फॉर इट्स, क्यों इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा इस नॉवेल के लिए? क्योंकि फॉर इट्स फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स, इसमें बहुत ज़्यादा फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स की बात कही गई थी। एंड वाज ऑफन रेफर्ड, और इसको नाम दिया गया था, क्या नाम दिया था? ज्यूड द ऑब्सिन। ठीक है। तो हार्डीज ग्रोइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लेड हिम टू रिटर्न टू हिज फर्स्ट लव पोइट्री। और इसके बाद इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए फिर से वापस आ गए किस ओर? टू हिज फर्स्ट लव पोइट्री। कहने का मतलब ये है ज्यूड द ऑब्सक्योर्स 1895 में प्रकाशित हुई थी और इस उपन्यास को विक्टोरियन जनता से सेक्स की फ्रैंकनेस के लिए बहुत अधिक नकारात्मक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इसे अक्सर ज्यूड द ऑब्सिन कहा जाता था। हार्डी की बढ़ती वित्तीय स्वतंत्रता ने उन्हें अपने पहले जो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे कविता की ओर वापस जाने के लिए प्रेरित किया। फिर 29 नंबर की बात करें, इन दिसंबर 1898 में ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक। इनकी सबसे पहली बुक पब्लिश हुई थी, बुक ऑफ वर्स, कविता की पहली पुस्तक बेसेक्स पोइम्स। क्या नाम था? बेसेक्स पोइम्स करके इन्होंने पब्लिश करवाया गया था। ठीक है। मैनी ऑफ पोइम्स वर रिवाइज्ड इन 1860। दिसंबर 1898 में उन्होंने जो है कविताओं की पहली पुस्तक बेसेक्स पोइम्स प्रकाशित की। 1860 के दशक से कई कविताओं को संशोधित भी, यानी कि जब ये 1860 यानी कि 1860 के दशक में थे तो इन्होंने अपनी कई कविताओं को संशोधित भी किया। ठीक है, यानी कि रिवाइज भी किया। ध्यान बनाए रखना। 30 नंबर पॉइंट देखिएगा। इन अप्रैल 1912 में ही रिस्पॉन्डेड, इन्होंने रिस्पॉन्ड किया टू दी सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, ऑफ द टाइटेनिक विद द इलेजी। इस इलेजी का नाम था द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्विन लाइन्स ऑन द लॉस ऑफ द टाइटेनिक। मतलब अप्रैल 1912 में उन्होंने टाइटेनिक के डूबने का जवाब द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्विंस, टाइटेनिक के नुकसान पर लाइन्स के साथ दिया। नवंबर 1912 में, अब आगे देखो, इन नवंबर 1912 में लाइफ्स लिटिल आयरनीज वाज पब्लिश्ड। ठीक है।
लाइफ्स लिटिल आयरनीज प्रकाशित हुई थी। मार्च 1912 में बेसेक्स टेल को पब्लिश करवाया गया। फिर मार्च 1912 में बेसेक्स टेल को पब्लिश करवाया गया। दिस सेम ईयर, उसी साल हिज वाइफ डाइड, उसी साल उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यानी कि उनकी जो पहली पत्नी थी उनकी मृत्यु हो जाती है कब? 12 में। कब हो जाती है? 12 में। तो ये चीज़ ध्यान बनाए रखना। देखो, एमा लिविनिया गिफोर्ड से 17 सितंबर 1874 को शादी की थी और उन्हीं एमा लिविनिया गिफोर्ड जिनकी 1874 में शादी हुई, अब मृत्यु कब हो गई है? 74 के बाद इनकी जो मृत्यु हुई है वो डेट ध्यान बनाए रखना, 1912। कब? 1912। ठीक है। फिर ही वाज प्रॉम्प्टेड टू राइट, यानी कि फिर से रीराइट लिखना शुरू करा। मैंने पोइम, बहुत सारी पोइम लिखी अबाउट देयर रिलेशनशिप, जो कि एमा गिफोर्ड के साथ इनके जो रिलेशनशिप थे उनसे रिलेटेड बहुत सारी पोइम्स लिखी। ठीक है, दी एमा पोइम्स। क्या नाम दिया? दी एमा पोइम्स। बात समझ ली? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं। नवंबर 1912 में लाइफ्स लिटिल आयरनीज प्रकाशित हुई। मार्च 1912 में बेसेक्स टेल को पब्लिश करवाया गया और इसी साल इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। और फिर इन्होंने अपने रिश्ते के बारे में कई कविताएं लिखनी शुरू की, यानी कि रीराइट किया और दोबारा से लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए दी एमा पोइम्स करके। फिर 1914 में, और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो गई थी। इन 1914 ही मैरिड, अब ये शादी कर लेते हैं, अपनी एक सेक्रेटरी होती हैं जिनका नाम होता है फ्लोरेंस एमिली डगडेल। ठीक है, जो कि इनसे 40 ईयर जूनियर होती हैं, यानी कि 40 साल छोटी होती हैं। कितनी? देखिए, हंसी वाली बात है कि 1914 में टॉमस हार्डी ने अपनी सेक्रेटरी फ्लोरेंस एमिली डगडेल से शादी की। तो फ्लोरेंस एमिली डगडेल से कब शादी की? 1914 में। किसने? टॉमस हार्डी ने। ये जो फ्लोरेंस डगडेल, एमिली डगडेल थी, वो इनसे 40 साल छोटी थी। ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो 11 जनवरी 1928 को, 11 जनवरी 1928 को हार्डी डाइड, इनकी मृत्यु हो जाती एट मैक्सगेट। मैक्सगेट कुछ और नहीं होता है बल्कि 1883 में जो टॉमस हार्डी ने डोरचेस्टर में एक विला बनाया था, उसी विला का जो मकान बनाया, घर बनाया था अपना, ठीक है, उसको नाम दिया गया था मैक्सगेट। तो उसी विला की जिक्र कर रहे हैं, उसी मैक्सगेट में ही, अपने घर पर ही 11 जनवरी 1828 को टॉमस हार्डी की मृत्यु हो जाती है। हिज एसिस, बस उनकी राख को बरबरीड, दफना दिया जाता है इन वेस्टमिंस्टर एबे में, यानी कि, और उनकी राख को मृत्यु के बाद वेस्टमिंस्टर एबे में दफन कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। उनके दिल को स्टिंगफोर्ड चर्चयार्ड में उनकी जो पहली पत्नी एमा होती हैं उनकी कब्र में दफनाया गया था। ध्यान बनाए रखना। ठीक है। एंड हिज हार्ट, और उनका हृदय, ओके, इन हिज फर्स्ट वाइफ, उनकी जो पहली पत्नी एमा थी, उनके ग्रेव में दफन किया गया था। और उनकी ग्रेव कहाँ थी? स्टिंगफोर्ड चर्चयार्ड में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपका फैक्ट है, ध्यान बनाए रखना। इंटरेस्टिंग इसलिए है, इनकी मृत्यु मैक्सगेट यानी कि घर पर ही हुई थी 1928 में, इनकी राख को वेस्टमिंस्टर एबे में, और इनके दिल को स्टिंगफोर्ड चर्चयार्ड में उनकी जो पहली पत्नी एमा थी उनकी कब्र में दफनाया गया था। फिर आगे देखो, हिज 8th एंड लास्ट बुक ऑफ वर्स अपीयर्ड पोस्थमसली, इनकी 8वीं और अंतिम जो कविताओं की पुस्तक थी वो इनके मरने के बाद, पोस्थमसली का मतलब होता है मरने के बाद, ठीक है, पब्लिश हुई थी। और इन एडिशन टू हिज शॉर्ट स्टोरीज, अगर हम शॉर्ट स्टोरी की बात करें एंड नॉवेल्स की, ऑफ चैप्टर एंड एनवायरनमेंट, ही लेफ्ट अस 1093 पोएम्स, बोथ लिरिक एंड नैरेटिव एंड न्यूमेरस एसेज। बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो इनकी पद्य कविताएं थीं या पद्य कविताओं के रूप में जो भी इन्होंने पोइम्स को लिखा था, उनकी 8वीं और अंतिम पुस्तक इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई। उनकी लघु कथाओं और उपन्यासों के अलावा
चरित्र और पर्यावरण के लिए उन्होंने हमें 1093 कविताएं, गीतात्मक और कथा दोनों और कई निबंध लिख करके ये छोड़ गए। बात क्लियर हो गई। नोट पॉइंट ये बहुत ध्यान बनाए रखना है। सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि हार्डी स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर, क्योंकि हार्डी को बेसिकली इनको जो पहचान मिली थी वो इनके नॉवेल की वजह से मिली थी, लेकिन इन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत की थी वो एज आ पोइट की थी। तो ये पीजीटी में कई बार पूछा गया है कि टॉमस हार्डी ने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत किस रूप में की, तो एज आ पोइट। ध्यान बनाए रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो इनके मेजर वर्क देख लो टॉमस हार्डी की। प्रोज को अगर हम बात करते हैं तो टॉमस हार्डी डिवाइडेड हिज नॉवेल, टॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल्स को डिवाइड किया एंड कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज इनटू 3 क्लासेस, 3 वर्गों में। वो 3 वर्ग कौन कौन से थे? नॉवेल ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट। अब अच्छा, जो नॉवेल ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट था उसमें कौन कौन से इनके नॉवेल्स थे समझिएगा। 1867 में दी पुअर मैन एंड द लेडी, जो कि अनपब्लिश थी, ठीक है, और बाद में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1872 में अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो कि पब्लिश हुई थी अनॉनिमसली। 1874 में फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड आई। इसके बाद 1878 में द रिटर्न ऑफ द नेटिव। 1886 में द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एलटी में भी इसको लगी हुई है, यानी कि ये वर्क इनका एलटी में भी है। 1887 में द वुडलैंडर्स। तो ये सभी इनके इम्पॉर्टेंट वर्क थे जो कि इनके किस कैटेगरी में थे, यानी कि नॉवेल ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट। इसके बाद 1888 में बेसेक्स टेल, ये क्या था? एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था। 1891 में टेस आई थी, टेस ऑफ दी डी और वर्वेल्स। और 1894 में लाइफ्स लिटिल आर्नीज, ये भी शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था। ज्यूड द ऑब्सक्योर 1895 में आई थी। और इसके बाद इनका एक और वर्ग था, 3 वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया था। तो दूसरा, पहला तो हमने बता दिया, उसके अंतर्गत कौन कौन से नॉवेल थे वो बता दिए। अब दूसरा नाम दिया था रोमांसेस एंड फैंटेसीज। तो जो रोमांसेस एंड फैंटेसीज था इसके अंतर्गत कौन कौन से इनके थे समझिएगा। 1873 में दी पेयर ऑफ ब्लू आइज था। 1880 में दी ट्रम्पेट मेजर था। 1882 में टू ऑन अ टावर था। 1891 में अ ग्रुप ऑफ नॉवेल डैम्स था, जो कि कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी था, ठीक है। इसके बाद 1873 में पेयर ऑफ, अच्छा ये सब हो गया, नॉवेल डैम्स भी हो गया। 1897 का देख लो, ये द बेल विलव्ड, जो कि फर्स्ट पब्लिश सीरियल था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इनका कौन था? नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी। अगर हम नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से थे इनके? 1871 में डिस्परेट रेमेडीज, जो कि अनॉनिमसली, यानी कि इन्होंने अपने नाम से इसको पब्लिश नहीं करवाया था। 1876 में द हैंड ऑफ एथलवर्टा। और 1881 में लाउडिशियन, ये सभी इनके वर्क आए थे। फिर शॉर्ट स्टोरीज में देखिएगा विद डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन के साथ। समझो 1865 में हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस। इसके बाद 1874 में डेस्टिनी एंड आ ब्लू क्लॉक। 1877 में द थीव्स हु कुड नॉट स्टॉप स्नीचिंग। इसके बाद 1878 में द डचेस ऑफ हैम्पटनशायर। 1879 यानी कि 1879 में द डॉरचेस्टर प्रीचर। 1880 में फैलो टाउन्समैन। 1881 में द ऑनरेबल लॉरा। 1881 में व्हाट दिस एफर्ट्स। 1882 में अ ट्रेडिशन ऑफ 1804। 83 में द थ्री स्ट्रेंजर्स। फिर 1883 में द रोमांटिक एडवेंचर्स ऑफ अ मिल्कमेड। फिर 88 में दी विदार्ड आर्म। 90 में द लेडी आइंसवे। 91 में एब्सेंट माइंडेडनेस इन अ पेरिस स्क्वायर। 91 में द विंटर एंड द पामलेस। और फिर से 1891 में ही ये सभी हैं तीनों, द हिस्ट्री ऑफ द हार्ड कम्स, नेटी सर्जन्स, कॉपीहुड और ऑन द वेस्टर्न सर्किट। 1896 में द कमेटी मैन ऑफ द टेरर। और 84 में अगर हम बात करें इंटरलॉपर्स एट द नेप।
तो इस तरीके से इनके बहुत सारे वर्क हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं सभी को बता देता हूँ, ऐसे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इनको कहीं लिख लीजिए, ध्यान कर लीजिए, ठीक है। मैं एक एक करके सभी के नाम बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पोइट्री में इनके यहाँ से पोइट्री चालू हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें 1890 में द फोटोग्राफ है, 1898 में बेसेक्स पोइम्स एंड अदर वर्सेस, 1901 में पोइम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट डायनास्ट की, ये इनका वर्स ड्रामा है, ठीक है, डायनेस्ट पार्ट 1, 2 और 3 में आया था। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इनको ध्यान से ज़रा देख लीजिएगा। इनका ये ड्रामा है, पॉपुलर कुछ पोएम्स दे रखे हैं, ठीक है। हम धीरे धीरे करके इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। नोट पॉइंट को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि नोट पॉइंट से कभी कभी खूब अच्छे से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर चलो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग कोई दूसरी वीडियो डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथी।